हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 25 सितंबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में राफेल लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन बनने वाली है? ऑप्शन ए मोहना सिंह, ऑप्शन बी भावना कंठ, ऑप्शन सी शिवांगी सिंह, ऑप्शन डी अवनी चतुर्वेदी। देखिए, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट होगी। वाराणसी निवासी शिवांगी 1 महीने से अंबाला में प्रशिक्षण ले रही है। जल्द ही उन्हें गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। अंबाला आने से पहले शिवांगी राजस्थान में पाकिस्तानी सीमा से लगे एयरबेस पर तैनात थी। वहां उन्होंने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के साथ भी काम किया, जिन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद MiG-21 से पाकिस्तानी वायुसेना के फाइटर जेट को मार गिराया था। सूत्रों के मुताबिक फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी MiG-21 बासमेन उड़ा रही थी। 2017 में कमीशन पाने वाली शिवांगी महिला फाइटर पायलट के दूसरे बैच से है। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां वो एनसीसी की 7वीं यूपी एयर स्क्वाड्रन का हिस्सा रही। 2016 में उन्होंने वायुसेना अकादमी में ट्रेनिंग शुरू की थी। वायुसेना के अधिकारी ने बताया कि वह सुखद है कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी वायुसेना के सबसे पुराने लड़ाकू विमान MiG-21 के बाद सबसे उन्नत राफेल लड़ाकू विमान उड़ाएगी। बात करें वायुसेना में महिला अधिकारियों के बारे में, तो वायुसेना में अभी 10 महिला फाइटर पायलट है और 18 नेविगेटर हैं। वायुसेना में 80-75 टोटल अगर बात करें तो 80-75 महिला अधिकारी कार्यरत है, लेकिन उसमें से सिर्फ 10 ही है जो फाइटर पायलट है। 2018 में फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी अकेले लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। इसके अलावा फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह व फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ पहली बार बतौर फाइटर पायलट वायुसेना में शामिल हुई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शिवांगी सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय ने कौन से विश्वविद्यालय के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के हाई स्ट्रेंथ सिमेंटियस नैनो कंपोजिट कंपोजिशन एंड मेथड मेकिंग द सेम नामक आविष्कार को पेटेंट प्रदान किया है? ऑप्शन ए अलीगढ़ विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। देखिए, भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय ने जामिया मिलिया इस्लामिया के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के हाई स्ट्रेंथ सिमेंटियस नैनो कंपोजिट कंपोजिशन एंड मेथड मेकिंग द सेम नामक आविष्कार को पेटेंट प्रदान किया है। जामिया के डॉक्टर इबादुर रहमान के अलावा सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर मोहम्मद अरीफ और डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स जेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अमीर आजम शामिल हैं। प्रोफेसर रहमान के मुताबिक इस आविष्कार का मकसद नैनो संशोधित सीमेंट आधारित सामग्रियों का उत्पादन करने के लिए नैनो प्रौद्योगिकी और निर्माण प्रौद्योगिकी को एक साथ लाना है, जिससे मैकेनिकल फार्मासेंस को बढ़ाया जाएगा, वजन को कम और सामग्री समाधानों का सबसे प्रभावशाली इस्तेमाल हो सके। उच्च शक्ति वाली सीमेंटियस कंपोजिशन बनाने के लिए नैनो एडिटिव्स वाली कई संरचनाओं का उपयोग किया गया। नैनो कंपोजिट का यह आविष्कार न्यूक्लियर पावर प्लांट, एयरपोर्ट, रनवे और ब्रिज आदि के निर्माण और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण संरचनाओं में उपयोगी साबित होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने MBT अर्जुन टैंक से स्वदेशी लेजर गाइडेड टैंक एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण कहां पर किया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी लद्दाख। देखिए, चीन के साथ तनातनी के बीच रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने MBT अर्जुन टैंक से स्वदेशी लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने का सफल प्रशिक्षण किया। महाराष्ट्र के अहमदनगर में सशस्त्र कोर केंद्र एवं स्कूल की KK रेंज पर मंगलवार को परिक्षेपण के दौरान अर्जुन टैंक ने 3 किलोमीटर दूर टारगेट को ध्वस्त किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मिसाइल की रेंज है इसकी लिख देते हैं, रेंज जो है 4 किलोमीटर है, रेंज 4 किलोमीटर है और पाकिस्तान व चीन के खिलाफ मोर्चे पर इससे भारतीय सेना को मारक क्षमता में इजाफा होगा। अधिकारियों का कहना है कि यह मिसाइल पूरी सटीकता से लक्ष्य को तबाह कर सकती है।
हीट वारहेड से लैस यह मिसाइल बख्तबंद वाहनों को उड़ा सकती है, साथ ही कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टर को भी गिरा सकती है। इसे कई प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। मिसाइल को पुणे की अपार्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लैब और देहरादून की इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर विकसित किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम टुंजा इको जनरेशन ने किसे भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है? ऑप्शन ए खुशी चिंदालिया, ऑप्शन बी कल्पना त्यागी, ऑप्शन सी सुमन कुमार, ऑप्शन डी प्रतिमा सोनी। देखिए, गुजरात के सूरत की 17 वर्षीय खुशी चिंदालिया को पर्यावरण के प्रति लगाव के चलते संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने भारत के लिए क्षेत्र राजदूत नियुक्त किया है। यूएनईपी टुंजा इको जनरेशन की एम्बेसडर चुनी गई खुशी ने कहा, उन्होंने गृह नगर के चारों ओर फैली हरियाली को सूखा पड़ते देख प्रकृति को बचाने के लिए उपाय तलाशने शुरू किए थे। प्रकृति और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की इच्छा और प्रयासों ने ही खुशी को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम टुंजा इको जनरेशन का क्षेत्रीय राजदूत बना दिया। अब खुशी को पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने और पर्यावरण संरक्षण में भारत के योगदान पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। उसे दुनिया भर के अन्य राजदूतों के साथ इस पर चर्चा करने का मौका मिलेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, खुशी चिंदालिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी क्यूएस बिजनेस स्मार्ट्स रैंकिंग में भारत का कौन सा शैक्षणिक संस्थान भारत में शीर्ष पर रहा? ऑप्शन ए आईआईएम अहमदाबाद, ऑप्शन बी आईआईएम बेंगलुरु, ऑप्शन सी आईआईएम कोलकाता, ऑप्शन डी आईआईएम लखनऊ। देखिए, दुनिया के शीर्ष 200 पूर्णकालिक एमबीए कार्यक्रमों की सूची में शामिल भारत के आईआईएम अहमदाबाद ने पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि आईआईएम कोलकाता, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस और एसएसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च रहे। आईआईएम कोलकाता का स्थान 101 से 110 से सुधरकर 79 हो गया है। इस सूची में शामिल भारत का नया संस्थान आईआईएम लखनऊ रहा, जिसमें 191 से 200 के बीच जगह मिली है। कुल मिलाकर भारत के 12 स्नातकोत्तर कार्यक्रम क्यूएस बिजनेस स्मार्ट रैंकिंग में शामिल हुए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 4 अधिक है। इस सूची में शामिल नए भारतीय संस्थान आईआईएम लखनऊ, ध्यान रखिएगा ये आईआईएम लखनऊ पहली बार इस सूची में शामिल हुआ है। आईआईएम कोझिकोड, ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट चेन्नई और आईएफआईएम बिजनेस स्कूल है। इस वैश्विक सूची में स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस लगातार अगवा बना हुआ है। इसके बाद वारंट स्कूल, आईएमटी और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का स्थान है। क्यूएस बिजनेस स्मार्ट रैंकिंग के मुख्य मानकों ने नियोजकता, उद्यमिता और पूर्व छात्रों का प्रदर्शन, निवेश पर प्रतिफल, विचार, अगवा और कक्षा एवं शिक्षण विविधता आदि शामिल है। सामूहिक रूप से इन रैंकिंग में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों को शामिल किया जाता है, जिनकी दुनिया भर में नियोक्ताओं के बीच सबसे अधिक मांग है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आईआईएम अहमदाबाद। ये देखिए, ये पहले स्थान पर है, बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है, कोलकाता तीसरे स्थान पर है और एक है आपका आईएसबी ये चौथे स्थान पर है और ये 5वें स्थान पर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत के कौन से राज्य ने पिछले 12 सहस्त्राब्दी के दौरान भारतीय संस्कृतियों की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करने के लिए संस्कृति मंत्रालय के तहत एक विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किए जाने का केंद्र से आग्रह किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तराखंड। देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पलानीस्वामी के तमिलनाडु के विशेषज्ञों को शामिल करके पिछले 12 सहस्त्राब्दी के दौरान भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करने के लिए संस्कृति मंत्रालय के तहत एक विशेषज्ञ समिति के पुनर्गठन किए जाने का आग्रह किया है। दुमका के अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने मांग की थी कि समिति के अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक समुदाय और दक्षिण तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के प्रतिनिधित्व होना चाहिए। पलानीस्वामी ने कहा कि समिति की संरचना गहरी चिंता का विषय है। राज्य संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा था कि 12,000 साल पहले से भारतीय संस्कृति के विकास और उत्पत्ति के समग्र अध्ययन के लिए 16 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समिति में किसी दक्षिणी राज्य विशेषकर तमिलनाडु से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं है। उन्होंने कहा, तमिलनाडु का गौरवशाली अतीत है और भारत का दक्षिण में सबसे पुरानी सभ्यता में से एक द्रविड़ सभ्यता एक संपन्न संस्कृति है।
समिति का गठन किए जाने के दौरान तमिलनाडु के विशेषज्ञों की अनदेखी किए जाने को लेकर हैरानी जताते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत रूप से इस मामले में हस्तक्षेप करने और संस्कृति मंत्रालय को तमिलनाडु के विद्वानों को शामिल कर विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किए जाने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने देश में विकसित कौन से मिसाइल का उड़ीसा के एक केंद्र से सफल रात्रिकालीन प्रायोगिक परीक्षण किया? ऑप्शन ए अग्नि 4, ऑप्शन बी पृथ्वी 2, ऑप्शन सी बराक 8, ऑप्शन डी ब्रह्मोस 1। देखिए, भारत ने सेना के अभ्यास प्रशिक्षण के तहत देश में विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का उड़ीसा के केंद्र से सफल रात्रिकालीन प्रायोगिक परीक्षण किया। सतह से सतह पर मार करने वाली यह मिसाइल परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम है। रक्षा सूत्रों में बताया कि चांदीपुर स्थित एकीकृत प्रशिक्षण केंद्र ने एक अत्याधुनिक मिसाइल को अंधेरे में दागा गया और परीक्षण सफल रहा, जिससे सभी मानकों को प्राप्त कर लिया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के एक अधिकारी ने बताया कि 350 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली इस मिसाइल को RTR के प्रक्षेपण परिसर 3 से एक मोबाइल लॉन्चर से दागा गया। परीक्षण का नियमित अभ्यास करार देते हुए उन्होंने कहा कि मिसाइल के प्रक्षेपण पथ पर रडारों, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग प्रणाली और टेलीमेट्री केंद्रों में नजर रखी गई, जिनमें सभी मानकों को प्राप्त कर लिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के कौन से शहर में फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए नोएडा, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी बनारस। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में नई फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया। इस फिल्म सिटी के निर्माण के लिए 1000 एकड़ जमीन दी जाएगी। इस फिल्म सिटी का निर्माण यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे किया जाएगा। माना जा रहा है कि यह भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी होगी। सीएम योगी की इस घोषणा से उत्तर प्रदेश में पर्यटन उद्योग को बहुत बढ़ावा मिलेगा, साथ ही लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उत्तर प्रदेश में पर्यटन उद्योग को नए पंख लगाने के मकसद से ही इस फिल्म सिटी की घोषणा की गई है। अगर इसके लोकेशन और कनेक्टिविटी पर गौर करेंगे तो यह जगह कमाल की है। एक्सप्रेसवे पर ही जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। हालांकि इसका कामकाज अभी रुका हुआ है, लेकिन बनना तय है। यमुना एक्सप्रेसवे सीधा आगरा तक जाती है और इसके साथ आगरा लखनऊ ताज एक्सप्रेसवे है, जो करीब 300 किलोमीटर लंबा है। नोएडा से लखनऊ के बीच की 500 किलोमीटर की दूरी ताज एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे की मदद से 5 घंटे में पूरी की जा सकती है। फिल्म सिटी के साथ साथ वहां पर बहुत बड़ा अम्यूजमेंट पार्क, होटल, रेस्टोरेंट बनेंगे। इस फिल्म सिटी को हैदराबाद स्थित रामोजी फिल्म सिटी को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा, जहां लोग टिकट काट कर घूमने जाते थे। एयरपोर्ट पास में होने से इसकी कनेक्टिविटी शानदार होगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नोएडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केन बेतवा नदी जोड़ने के लिए कौन कौन से राज्यों की सहमति बनी है? ऑप्शन ए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार और झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। देखिए, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों से आग्रह किया है कि वे केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना पर जल्द ही किसी सहमति पर पहुंचे, ताकि इसके लिए हुए समझौते को अंतिम रूप दिया जा सके। यह जानकारी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दोनों राज्यों के संबंधित मंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग में इस परियोजना को अमलीय जामा पहनाने के लिए समझौते को अंतिम रूप देने का आग्रह किया। बैठक में जल शक्ति मंत्रालय के सचिव, अतिरिक्त सचिव, मंत्रालय के सलाहकार, दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी और राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के पदाधिकारी ने भाग लिया। बैठक में शेखावत ने कहा कि सूखे से जूझने वाले बुंदेलखंड की खुशहाली के लिए पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का सपना देखा था। पीएम नरेंद्र मोदी भी इस क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं। दोनों राज्यों के मंत्रियों से आग्रह किया कि वे छोटे मोटे मुद्दों के ऊपर उठकर जल्द ही किसी सहमति पर पहुंचे। बात करें इस परियोजना के इतिहास के बारे में, तो 1999 से 2004 के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार के दौरान इस पर कार्य शुरू किया गया। 2005 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और केंद्र के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और 2007 में केन बेतवा नदी लिंक प्रोजेक्ट ने पर्यावरण मंजूरी प्राप्त की है। यह देश का पहला अंतर्राज्यीय नदी लिंक प्रोजेक्ट है। ध्यान रखिएगा, पहला अंतर्राज्यीय नदी लिंक प्रोजेक्ट। ओके,
इसके द्वारा मध्य प्रदेश के पन्ना, छतरपुर तथा टीकमगढ़ जिले और उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा व झांसी जिलों की लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाएगी। पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कुल भू क्षेत्र का 4141 हेक्टेयर इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, पन्ना टाइगर रिजर्व जो है इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में इंग्लैंड की मशहूर हथियार कंपनी वेबले स्कॉट रिवॉल्वर का उत्पादन भारत के कौन से राज्य में करने जा रही है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। देखिए, इंग्लैंड की मशहूर हथियार कंपनी वेबले स्कॉट रिवॉल्वर का उत्पादन करने जा रही है। यह भारत में फायर आर्म्स बनाने वाली पहली विदेशी कंपनी होगी। वेबले स्कॉट ने लखनऊ को आर्म्स कंपनी सियाल ग्रुप के साथ करार किया है। यहां बनने वाले रिवॉल्वरों पर मेक इन इंडिया की मुहर लगेगी। अक्टूबर में इसकी टेस्टिंग होगी, नवंबर में यह रिवॉल्वर बाजार में आ जाएगी। बता दें, इसी कंपनी ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों की सेनाओं के लिए हथियारों की आपूर्ति की थी। 1790 में बर्मिंघम में स्थापित वेबले स्कॉट कंपनी वर्तमान में 15 देशों के लिए हथियारों का उत्पादन करती है। सियाल मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड को गृह मंत्रालय से लाइसेंस मिल चुका है। हरदोई लखनऊ मार्ग पर स्थित सेंडिला में औद्योगिक क्षेत्र में स्थित फैक्ट्री में इसका निर्माण शुरू हुआ है। कंपनी के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि भारत में मात्र 7 कंपनियों को ही मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस मिला है, जिसमें सियाल ग्रुप पहला है। करार के मुताबिक 49% शेयर वेबले के हैं और 51% हिस्सेदारी सियाल ग्रुप के पास है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी वेबले स्कॉट की होगी। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में बंगाल के ईसापुर स्थित फैक्ट्री में रिवॉल्वर को टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद यह बाजार में आ जाएगा। बात करें सियाल ग्रुप्स के बारे में, तो सियाल परिवार को असलहा बनाने का अनुभव पुराना है। पहले उनकी गाजीपुर में साझेदारी का एक असलहा फैक्ट्री थी, जहां 12 बोर की बंदूकें बनती थी। लखनऊ आर्म्स कॉरपोरेशन के संचालक मनिंदर पाल सिंह सियाल बताते हैं कि उन्होंने 2017 में वेबले स्कॉट कंपनी के साथ असलहा बनाने के लिए लाइसेंस का आवेदन किया था। उनकी फर्म सियाल मैन्युफैक्चरर्स ने वेबले स्कॉट के साथ साझेदारी की और इसी साल मार्च में असलहा फैक्ट्री अस्तित्व में आ गई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।